तो जो हाल ही में अभी जीडीपी के सेकंड क्वार्टर का डाटा आया है, तो उसमें जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो -7.5% के आसपास है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी इंडियन इकॉनमी की अगर बात करें तो सुधार की ओर बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक ही रास्ता है जिस रास्ते के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन की गई है जीडीपी के बारे में, इसके जो पुराना इतिहास रहा है, जीडीपी की जो आंकड़े रहे हैं उसके बारे में। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी जो सेकंड क्वार्टर का डाटा आया तो वहाँ पर 7.5% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली जीडीपी में। हालांकि इससे पहले -23.9% थी और भी ख़राब हालत थी। अब थोड़ा सा उभरे हैं, थोड़ा सा सही हुआ है। तो उसका रीज़न यही है कि अभी भारत सरकार ने जब अनलॉक लगाने शुरू किए लॉकडाउन के बाद, धीरे धीरे थोड़े थोड़े सेक्टर्स यहाँ पर खोलने शुरू किए, धीरे धीरे डिमांड राइज होनी शुरू हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भारत सरकार ने लगातार जो पैकेजेस अनाउंस किए, जो स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड किए अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में, तो उसका भी यहाँ पर अहम योगदान है कि जो इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है जीडीपी में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम याद करें 2017-18 को, तो उस समय पर 7.2% के आसपास ग्रोथ थी हमारी। तो तब भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि नहीं अभी बहुत कम है, और हम सपने लेते थे कि कब ये डबल डिजिट में जाए, मतलब कब ये 10, 11, 12% तक जो है ग्रोथ हमारी पहुंचे। तो इसके सपने लिए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो यहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं कि हम ये चीज़ मानते हैं कि कोविड-19 हुआ, उसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो गई। लेकिन यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कोविड-19 ने सिर्फ एक तरह से एक फ्यूल दिया है, जिससे कि ये जो आग जो है ना और भड़क उठी है। हालांकि स्लो डाउन इकॉनमी में पहले से ही आना शुरू हो गया था कोविड-19 के पहले से। तो 2018, 2019 यहाँ पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर स्लो डाउन रहा है भारत की इकॉनमी में। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि -23.9% जो फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी का डाटा था, तो इससे हम अब धीरे धीरे उभरे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही तरीका है हम आगे बढ़ें, जैसे अभी पार्शियली लिफ्ट किया गया लॉकडाउन और धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स को खोला गया। क्वार्टर 2 की अगर बात करें तो उन महीनों में ऐसा हुआ था कि भारत सरकार लॉकडाउन खत्म कर रही थी धीरे धीरे, और अनलॉक लगाना शुरू कर दिया था, अलग अलग वेरियस सेक्टर्स को धीरे धीरे खोला, जिसकी वजह से अभी भी क्वार्टर 2 में अभी थोड़ी सी बेटरमेंट देखने को मिली हमें, अगर कंपैरिजन करें क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की जीडीपी को। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि अभी भी जो लगातार सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर चल रहा है, तो अभी भी डिक्लाइन ही है, अभी भी माइनस में ही है हम, और अभी भी जो है हम रिसेशन की ओर ही हम बढ़ रहे हैं। जब तक ये अच्छे से ये पॉजिटिव ग्रोथ नहीं जाएगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम रिसेशन से बाहर आ गए हैं, मंदी से बाहर आ गए हैं, और अच्छे पैमाने पर जो है इकॉनमी चलनी शुरू हो गई है, इकॉनमी में बूस्ट अप होना शुरू हो गया, डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर पहली बात ये बात बोल रहे हैं कि पहली बार हमारी मेमोरी में ऐसा हुआ है कि ऐसा रिसेशन जो है भारत की इकॉनमी में देखने को मिला है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि सबसे जो ट्रिकियर क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या हमने अच्छा काम किया है, पहले से बेहतर काम किया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली बात कर रहे हैं कि व्हाट कैन वी पॉलिसी मेकर्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नाउ टू इंश्योर द इम्प्रूवमेंट इज नॉट ओनली सस्टेन्ड बट स्ट्रेंथन। तो इस इम्प्रूवमेंट को सस्टेन रखने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं और आम सिटीजन हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। तो आगे बात कर रहे हैं कि पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि कुछ पॉजिटिव जो है हमारे सामने जो नज़र आ रहे हैं इकॉनमी के बारे में, उनके ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें तो उस समय सभी सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन थी, सभी सेक्टर्स में जो थी यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ थी। चाहे हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, चाहे हम पावर सेक्टर की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, ओके। लेकिन सिर्फ एक ही सेक्टर था जहां पर ग्रोथ थोड़ी सी पॉजिटिव में थी, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर क्वार्टर 2 की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन, यहाँ इन चारों सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर 2 के डाटा में। तो यहाँ पर अगर बात करें हम वेलफेयर एंड फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो यहाँ पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है, तो ये इनका यहाँ पर एक अप्रोच थी कि हमने सावधानी से आगे बढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि सही तरीके से हम आगे बढ़ें। ग्रोथ जो है हम जो उसको ग्रोथ को उसका मोमेंटम ढूंढना है, ओके।
और मोमेंटम में कैसे लेकर आएँ, कैसे यहाँ पर कौन सा सेक्टर जो है हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, हर एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। तो फिर उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे अभी ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो स्टिमुलस पैकेजेस भी अनाउंस किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का भी यहाँ पर बहुत अहम रोल होता है ऐसे सुझाव देने के लिए। और आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एग्रीकल्चर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है जो कि 3.4% है, यहाँ पर अच्छी खबर आ रही है जो हमारी रूरल इकॉनमी है, क्योंकि अभी भी 60% के आसपास की जो पॉपुलेशन है अभी भी एग्रीकल्चर या इसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ है उसी के ऊपर निर्भर करती है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा बात कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में अभी ग्रोथ देखने को मिली है, यहाँ पर 0.6% के आसपास ग्रोथ है। ओके, आफ्टर 4 कंसेक्टिव क्वार्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो 4 क्वार्टर्स तक लगातार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रही है, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पर ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर और आगे बात कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें भी यहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक वेलकम न्यूज़ है, एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ जो है आने वाले समय में बढ़ सकती हैं इन वेरियस सेक्टर्स में जहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हमने Q1 में जो हमारी सिचुएशन थी और Q2 में जो हमारी सिचुएशन है, तो उसके लिए हम अपने आप को यहाँ पर जो है शाबाशी दे सकते हैं कि हमने थोड़ा सा अच्छा काम किया है, हम आगे की ओर बढ़े हैं। और यहाँ पर और भी जो है जो कंट्रीज़ की यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस हैं उसके बारे में हमने कंपेयर करके देखा है, यहाँ पर उसका कंपैरिजन भी किया गया है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आरबीआई की जो यहाँ पर प्रोजेक्शन थी कि Q2 में कितनी ग्रोथ रहेगी, तो उन्होंने -8.6% कहा था। ओके, तो यहाँ पर हालांकि जो -7.5% है तो उसके आसपास ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जीडीपी डाटा देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो यहाँ पर भी जो जीडीपी है वो 19.8% के हिसाब से जो श्रिंक हुई थी जो जून का क्वार्टर था उस समय, और ये भी आगे जो बढ़ी है सिर्फ 15.5% के हिसाब से ही बढ़ी है। मतलब इतना वहाँ पर भी जो है कोई अच्छा जो इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। ओके, तो ये भी नेगेटिव में ही चल रही है सबकी। आगे बात करें यूएस की, तो यहाँ पर अभी जो है 7.5% तक पहुँच गई है माइनस। ओके, और हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में क्या थी -33.4, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डैमेज पहुँचा था वो यूएस को ही पहुँचा था। तो अगर भारत की -23.9 थी तो इनकी -33.4 थी। तो ये -33.4 बिल्कुल ये वही सिचुएशन थी अमेरिका के लिए जो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तब भी वहाँ पर जो था जो ग्रोथ रेट था वो -33% ही था। ओके, तो यहाँ पर अभी भी जो यहाँ पर प्रोजेक्शंस हैं कि अभी धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट देखने को यहाँ पर भी मिलेगी। आगे आप जो यूरोजोन है, मतलब कि जो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ पर जो ग्रोथ है वो भी जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो है 12.7% थी पहले। ओके, तो यहाँ भी जो है 11.8% के आसपास है। मतलब कि कहने का कि अभी भी मोस्टली जो इकॉनमीज़ हैं अभी भी सफ़र कर रही हैं। अभी हम सबको समय लगेगा अच्छे से ग्रो करने के लिए, अच्छे से जो है जो इकॉनमी का जो यहाँ पर बैकबोन होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस की ओर देखें, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें अपने आप को बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो यहाँ पर कैसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ डाउट्स को यहाँ पर अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है हम अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये प्रश्न किया गया है। तो यहाँ पर सीधी सीधी यही बात है कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सब स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो तब तो हम कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, अच्छी जो है ग्रोथ आने वाले समय में लेकर आ सकते हैं। अगर बात करें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बात करने की देखो जो यहाँ पर ग्रोथ है हमारे भारत में, जो Q2 की ग्रोथ देखने को मिली है, वहाँ पर जो डाटा है वो तो चलो यहाँ पर देखने को मिला है कि कुछ 4 सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ग्रोथ अच्छे से बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अभी सबसे पहले तो इसको ये डर था कि मेरा फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ता जाए। जैसे इन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो अनाउंसमेंट्स की थी, जो पैसा दिया था, अभी भारत सरकार ये फोकस कर रही है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो यहाँ पर
फाइनेंशियल जो पैकेज है ना वो मुझे देते रहना है भारत की इकॉनमी में अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि जो डिमांड है वो बढ़े और सप्लाई चेन जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो जो है उसमें दोबारा से वृद्धि जो है वो आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इसी बात के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भारत सरकार आगे आने वाले समय में भी और जो है यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, ताकि जो मोमेंटम है ना वो ना खराब हो। अगर मोमेंटम अच्छे से बढ़ा है, ग्रोथ अच्छे से बढ़ने में हमें हेल्प मिली है, जो हमने पहले फिजिकल पैकेजेस अनाउंस किए थे उसकी वजह से, तो आगे और करेंगे। तो यहाँ पर Q2 में अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली तो इसको और बरकरार रखना है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से इसकी जो Q2 में ग्रोथ यहाँ पर आई है वो नेगेटिव में आई है 12.2% के आसपास। तो ये लगातार है कि यहाँ पर जो है जो ग्रोथ है ये डिक्लाइन की ओर चल रही है। तो हालांकि इसको अगर हम कंपेयर करें जो पिछले साल का ये क्वार्टर था तो उसके हिसाब से यहाँ पर 11% की ग्रोथ थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ग्रोथ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये गिरी है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर गिरने का कारण यही बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने इसमें स्पेंडिंग बहुत कम की है। तो यहाँ पर अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी ग्रोथ होती है तो उसको हम जो है यहाँ पर लिंक करके चल सकते हैं जो और भी जो बाकी के सेक्टर्स हैं उसके साथ, तो वो जो है बाकी की जो सेक्टर्स है वहाँ पर भी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जांपल्स दीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपके क्या मायने हैं, आप क्या समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो यहाँ पर हम जो और अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि जैसे भारत सरकार एक बात कहती है कि जो भी हमारे सामने संकट आता है उसको हमें एक तरह से उस संकट को ना हमने यूटिलाइज करना है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। और उस क्राइसिस में हम जो भी यहाँ पर जिस तरीके से भी भारत को अच्छे से कोई भी चीज़ प्रदान कर सकते हैं तो हमने करनी है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये चीज़ को कहते हैं हमेशा कि ये संकट की घड़ी है और इस संकट को हमने एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के तौर के ऊपर देखना है और इसको सही करना है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स भी भारत सरकार लेकर आई है। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिफ़िकल्ट भी थे मतलब थोड़े टफ थे यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आने। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर में भारत सरकार रिफॉर्म्स लेकर आई है, लेबर लॉज को चेंज किया गया है। तो यहाँ पर इनको जो है ना इन लॉज को जो यहाँ पर जो भी रिफॉर्म भारत सरकार लेकर आई इनको कंपेयर किया जा रहा है जो 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, जो जब यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया था। तो तब भी वहाँ पर PV नरसिम्हा राव की सरकार में यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जिसकी वजह से भारत की इकॉनमी को काफ़ी बड़े पैमाने पर बूस्ट मिली थी और काफ़ी अच्छे पैमाने पर भारत की इकॉनमी तरक्की की थी उस समय। तो उसका ही इम्पैक्ट आज तक पड़ रहा है हमारे यहाँ पर कि मतलब जिस तरीके से जिस विजन के तहत जो था उस समय इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म की गई थी। तो अभी के लिए जो गवर्नमेंट यहाँ पर लॉस लेकर आ रही है तो उनको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ और ये भी कह रहे हैं हमारे ऑथर की इसका जो बेनिफिट होगा आने वाले समय में बहुत होगा और लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर बेनिफिट आने वाले समय में इसका देखने को मिलेगा, बशर्ते इसको इम्प्लीमेंट आप अच्छे से करो। ओके, तो आगे यहाँ पर जो लाइसेंस परमिट राज है इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात बोल रहे हैं कि एंडिंग द लाइसेंस परमिट राज रिक्वायर्ड ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये एक तरह का सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, यूनियन गवर्नमेंट का एक बार डिसीजन होता है। तो ये जो लाइसेंस की प्रथा है ओके, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं एग्रीकल्चर और लेबर के लिए, तो यहाँ पर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं कि मतलब कि जो स्टेट्स हैं और सेंटर है इन दोनों में भी तालमेल होना चाहिए, खासतौर पे जो लेबर और एग्रीकल्चर के बेस में जो भी रिफॉर्म्स आते हैं। तो यहाँ पर जो पिछला इतिहास रहा है भारत का, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ GST ही एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पर ये सहमत हुए थे सभी। इसके अलावा जो भी यहाँ पर लॉज आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई इशू जो है रह ही जाता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पर अगर बात करें एग्रीकल्चर की तो याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। जो लेबर है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारे संविधान के तहत। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 लिस्टें होती हैं। सबसे पहली होती है यूनियन लिस्ट, फिर होती है स्टेट लिस्ट, फिर होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर जो है डिसीजन लेती है
उनको मॉनिटर करके चलती है। जो उसका कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कंट्रोल जो है स्टेट के पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो पुलिस है वो जो है स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, वो स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है पुलिस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली की यूटी है, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर जो पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, क्योंकि वो कैपिटल रीजन है। तो यहाँ पर जो लेबर है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है इस लिस्ट के तहत जो है लॉ बना सकती हैं आने वाले समय में अपने अपने हिसाब से। यहाँ पर आगे बात करें कि कैसे आने वाले समय में हम जो है काम करें, तो यहाँ पर सिंपल 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलकर काम करना है। तो 2 यहाँ पर जिक्र किए गए। सबसे पहली बात की कि जो गवर्नमेंट है उसको और स्पेंड करना है आने वाले समय में, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल जो फिजिकल एंड जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर अच्छे से और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जिन जिन सेक्टर्स में अभी भी जो ग्रोथ पॉजिटिव में नहीं आई है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ओके, जैसे हमने हाल ही में बात की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार की तरफ से पैसा ही नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जिनके तहत जो है कोई भी कानून इम्प्लीमेंट होता है, कोई भी बिल जो है आगे फर्दर मूव होता है जनता तक, तो उस मशीनरी को भी हमने अच्छे से काम करना है, उसको भी सही से हमने जो है अच्छे से उसको बनाने, तो वहाँ पर भी पैसे लगाने पड़ते हैं ताकि जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है उसकी पहुँच जो है आम जनता तक पहुँच जाए। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो सबसे मजबूत होनी चाहिए, सबसे सही और एफिशिएंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाल रही है ना, किसी स्कीम के तहत पैसा जाना है किसी भी सेक्शन को, तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही ये चीज़ होती है जो प्रोवाइड करती है, पैसा पहुँचाती है दूसरे तक। तो यहाँ पर इसको भी इफेक्टिव करना है। आगे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दूसरी, वो कर रहे हैं सिटीजन्स की। तो सिटीजन्स को यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभानी होगी, हर तरह के डिफरेंसेस को एक साइड पर रखकर फोकस करना होगा कि कोविड का जो यहाँ पर जो स्प्रेड हो रहा है उसको हम रोकें। तो यहाँ पर जो सरकार जैसे सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग उसको फॉलो करके चलो, मास्क पहनो, अपने हाथ धोवो। तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर सिटीजन्स ने फोकस करना है। तो यहाँ पर हम जो है अच्छी तरीके से आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। कोविड को भी हम जो है इसको टैकल करेंगे और इकोनॉमी को भी अच्छे से टैकल करेंगे। जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसको हम आने वाले समय में जीतेंगे। ओके, आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है वो हमें आएगा रेस्क्यू करने के लिए, हमें बचाने के लिए। कहने का मतलब कि वहाँ बाहर की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और बाहर हम एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। तो यहाँ पर बहुत कम ये चांसेस हैं कि बाहर जो है हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बूस्ट हो। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जिसकी डिमांड रहती है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो वहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट बाहर नहीं देखने को मिलेगी कि बाहर कोई डिमांड होगी। तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप उसकी बात कर रहे हैं, जिसके कि भारत अभी इसका मेंबर है ही नहीं, इसका पार्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी टफ हो जाएगा कि जो हमारी ईस्टर्न फ्रंट पे जितनी मार्केट्स हैं, जो भारत का जो ईस्टर्न फ्रंट है जैसे म्यांमार से लेके फिलीपींस तक, तो वहाँ पर हम एंटर कर पाए तो हमारे लिए वो टफ हो जाएगा, क्योंकि उनका एक अलग से ग्रुप बन गया जिसमें चाइना मेजर प्लेयर हो गया है अभी। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी के लिए RCEP के टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि RBI के बारे में क्या है। तो RBI के बारे में जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, तो जब ये GDP के नंबर्स रिलीज किए गए थे उससे पहले एक दिन पहले उन्होंने यहाँ पर बात कही थी कि हमने एक आशावादी तरीके से आगे बढ़ना और बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा जो यहाँ पर ग्रीन शूट्स यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं वो तो भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल सही काम हो रहा है। जो RBI वो भी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को वैसे ही टैकल करके चल रही है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी बात की कि जो सेकंड वेव है कोविड-19 का वो भी इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले समय में, ये भी कम करना है, इसका रिस्क भी हमें कम करना है, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आने वाले समय में अच्छी देखने को मिलेगी। तभी हम ये आशा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में और नेगेटिव में ग्रोथ नहीं जाएगी। तो अगर बात करें हम वेस्ट की, वेस्ट जो हमारे वेस्ट में कंट्रीज पड़ते हैं, तो हमें जो है यहाँ पर और जो है हमारी बोगी है, जो कोविड की बोगी, इसको भी हमें साथ में लेकर चलना है, इसको भी सही करना है। अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो महंगाई जो है वो जो है 7% के आसपास वो चल रही है, जो पिछले कुछ महीनों से जो रिपोर्ट आ रही है RBI की तरफ से उसके हिसाब से। और वैसे जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसको 2 से लेके जो है 6% के बीच में इसको टैकल करके चलती है। ये
प्लस माइनस 4% तक रहती है। तो अभी ये 7% तक पहुंच रही है, मतलब जो टारगेट था मॉनेटरी पॉलिसी का वो उससे भटक रही है आरबीआई। ओके, मतलब महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इसको भी कंट्रोल करके चलना है। तो यहाँ पर यह भी बात कही गई कि आरबीआई की जो यहाँ पर गाइडलाइंस थी, जो गाइडेंस थी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो वहाँ पर यह भी बात कही गई थी कि अभी जो है जो हमारा सिचुएशन चल रहा है इकोनॉमी में, वहाँ पर टेम्परेरी इन्फ्लेशन प्रेशर्स रहेंगे, मतलब कि टेम्परेरी के तौर पर महंगाई जो है वो बढ़ेगी कुछ कमोडिटीज़ की, बाद में जो है यहाँ पर कंट्रोल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ बोल रहे हैं, ये जो इन्फ्लेशन प्रेशर रहेगा ये करंट फिस्कल ईयर तक भी रहेगा, हो सकता है कि अगले फिस्कल ईयर तक भी ये शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को, इस गाइडेंस को दिए हुए 2 महीने बीत चुके हैं, अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सिचुएशन और है। ओके, अगर सिर्फ इंडिया की ही नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड की भी बात करें, ओके, अमेरिका की भी बात करें, तो सब जगह सिचुएशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ओके, तो यहाँ पर वो जो पिछले हफ्ते जो इनकी मीटिंग हुई, तो यहाँ पर वो भी यही बात कह रहे हैं कि अब दोबारा से हम जो है आगे बढ़ेंगे। ओके, इट वुड डू वेल टू टेक स्टॉक अफ्रेश, मतलब बिल्कुल फ्रेश जो है, सही तरीके से हमने अभी आगे बढ़ना है, नई तरीके से अप्रोच लगानी है। अब जो नया जीडीपी डाटा आया है उसको और सुधारने के लिए और जो है हमें फोकस करना है, महंगाई को कंट्रोल करके चलना है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंत में यहाँ पर जो ऑथर बात कर रहे हैं कि वो एग्री करते हैं कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वो कैसे यहाँ पर पॉलिसी यहाँ पर फ्रेम करना चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर उनका विज़न है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि उनको जो जॉन मेनर्ड केनीज हैं, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम रहा है, तो यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है जॉन मेनर्ड केनीज को। ओके, तो यहाँ पर उनके जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि व्हेन द फैक्ट्स चेंज आई चेंज माई माइंड, व्हाट डू यू डू सर? तो आप क्या करते हो? जब फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं तो मैं अपना मन जो है उसको भी बदल लेता हूँ, तो उस हिसाब से काम करता हूँ। तो इनकी हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत बड़ी देन है। जो ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, तो इन्हीं की थ्योरी थी, ओके, इन्हीं का जो प्रैक्टिकल अप्रोच था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी दोबारा से उभर पाई और अच्छे से जो थी रिकवरी कर पाई आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल यही बात की थी कि जब मार्केट फोर्सेस फेल हो जाती हैं, जब मार्केट में जब आप कोई भी व्यापार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, जब वो फेल हो जाती हैं, तब गवर्नमेंट का यहाँ पर काम बनता है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इंटरवीन करे, वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करे। जैसे अब भारत सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा प्रोवाइड कर रही है, तो भारत सरकार यहाँ पर वही काम कर रही है जो जॉन मेनर्ड केनीज कहकर गए थे। ओके, तो उसी के ऊपर यूएस की इकोनॉमी फॉलो करती है इस चीज़ को, और इस हिसाब से यहाँ पर काम करती है जब मंदी का दौर आता है। तो यही था इस आर्टिकल में सारा। तो आई होप पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने एंजॉय किए हैं। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।